रिएक्शन विद वाटर। मैं इसलिए डिटेल में करा दूँ थोड़ा थोड़ा, वैसे तो हमारी रिवीजन है ये, ठीक है, लेकिन फिर भी मैं मेन बातें इसलिए बार बार बता देती हूँ ताकि आपको क्लास में ही याद हो जाए, ठीक है। रिएक्शन विद वाटर में क्या है, पहले तो जनरल सी रिएक्शन करेंगे कि और जनरली ऑल द मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड दे फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स प्लस हाइड्रोजन, दे रिलीज हाइड्रोजन गैस। जनरल सी रिएक्शन क्या है कि मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड एंड रिलीज हाइड्रोजन गैस। क्लियर है इतनी सी बात, ठीक है। नॉन मेटल्स दे डोंट रिएक्ट विद वाटर, तो उसका चैप्टर तो वहीं क्लोज हो गया कि जो नॉन मेटल्स हैं दे डोंट रिएक्ट विद वाटर। क्लियर है। मेटल्स रिएक्ट विद वाटर एंड फॉर्म मेटल ऑक्साइड्स प्लस मेटल ऑक्साइड्स के बारे में हम डिटेल में पहले भी पढ़ चुके हैं, तो वो यहाँ भी काम आ जाएगा आपको। मेटल ऑक्साइड्स के बारे में पता होना चाहिए कि मेटल ऑक्साइड्स बेसिक नेचर के होते हैं। अब क्या है कि यहाँ भी जो रिएक्शन है इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शंस हैं। कैसे कि कुछ मेटल्स ऐसे हैं, सम मेटल्स दे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, सम मेटल्स रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, फॉर एग्जांपल सोडियम एंड पोटेशियम, दे रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, ठीक है। जनरली सारी रिएक्ट करती है, लेकिन सोडियम और पोटेशियम ठंडे पानी से रिएक्ट कर देती है। इसके अलावा आयरन एंड जिंक, इसके अलावा मैग्नीशियम जो है इट रिएक्ट्स विद हॉट वाटर। आयरन एंड जिंक दे रिएक्ट विद स्टीम, पानी इतना गर्म हो जाए कि उसकी स्टीम के साथ ये रिएक्ट करते हैं, वाटर वेपर्स के साथ रिएक्ट करते हैं आयरन और जिंक। और कैल्शियम जो है उसकी क्या खास बात है कि जो ये हाइड्रोजन लिबरेट होती है, जो रिलीज होती है हाइड्रोजन गैस, कैल्शियम रिएक्ट्स विद दिस हाइड्रोजन, अटैचेस इटसेल्फ, अटैच कर लेता है अपने आप को, एंड फ्लोट्स ऑन वाटर। बिल्कुल क्या बताया आपको कि जब आपने रिएक्शन कराई है मेटल्स की किसके साथ, वाटर के साथ, मेटल और वाटर की जो रिएक्शन है, कुछ मेटल्स ठंडे पानी से रिएक्ट कर लेती हैं, कुछ गर्म पानी से रिएक्ट करती हैं, कुछ स्टीम के साथ रिएक्ट करती हैं। और कैल्शियम वो मैटर है जब हाइड्रोजन रिलीज होती है ना रिएक्शन होने के बाद, तो ये हाइड्रोजन कैल्शियम के साथ चिपक जाती है, ठीक है, अटैच हो जाती है उसके साथ, और जिसकी वजह से क्या होता है जो कैल्शियम है वो ऊपर फ्लोट करने लगता है। क्लियर है, समझ में आ गई। तो इतना ही याद करना पहले। फिर एक बात और याद करनी, ये बातें याद करनी कि कुछ मैटर्स कोल्ड वाटर से रिएक्ट करती है, कुछ हॉट वाटर से, कुछ स्टीम से, और कुछ मैटर्स जो है कभी क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाई कैल्शियम फ्लोट्स ऑन वाटर व्हेन कैल्शियम इज रिएक्टेड विद वाटर, व्हाई इट फ्लोट्स ऑन द वाटर, बिकॉज द हाइड्रोजन रिलीज्ड इन दिस रिएक्शन अटैचेस इटसेल्फ विद कैल्शियम एंड बबल्स ऑफ कैल्शियम आर फॉर्म्ड ऑन द वाटर। क्लियर है। अब मेन बात एक बात और बतानी थी कि जो सोडियम है और पोटेशियम है, ये दोनों के बारे में हमने पढ़ा था कि ये ऑक्सीजन के साथ इतनी फास्ट रिएक्ट करती हैं कि इनको आग लग जाती है। अब इनकी यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है कि सोडियम जो है, सम मेटल्स जो है व्हेन दे रिएक्ट विद वाटर दे डिसॉल्व इन वाटर। ऑक्साइड्स तो बनाते हैं, लेकिन ऑक्साइड बनने के बाद फर्दर एक और रिएक्शन हो जाती है कि दे डिसॉल्व इन वाटर, ऑक्साइड्स में उनका खत्म हो जाता है। फॉर एग्जांपल जो सोडियम है उसको अगर आप वाटर में डिसॉल्व करोगे तो पहले तो सोडियम ऑक्साइड बनेगा, बाद में वो सोडियम ऑक्साइड और पानी के अंदर मिल जाएगा। पहले क्या बनेगा, सोडियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, और फिर यही सोडियम ऑक्साइड उसी पानी के अंदर किसमें चेंज हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड में चेंज हो जाएगा। तो सम मेटल्स डिसॉल्व इन वाटर, दे आर कॉल्ड अल्कलीज। उनको क्या बोलते हैं, उन मेटल्स को अल्कलीज बोलते हैं। दोज मेटल्स विच डिसॉल्व इन वाटर
ऑक्साइड्स तो बनता ही है, लेकिन उसके बाद क्या हो जाता है, वो मैटर्स डिजोल्व हो जाती हैं, दीज आर कॉल्ड अल्कलीज। अब सोडियम और पोटेशियम ऐसे ही मैटर्स हैं, क्लियर है। आप देखो एक क्वेश्चन और आ जाता है कि सोडियम और पोटेशियम हवा में उनको आग लग जाती है, ठीक है, पानी में डालो तो वो घुल जाती है, सोल्यूबल है उसमें, डिजॉल्व हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए इनको कहाँ रखेंगे, सोडियम को सोडियम रहने कैसे दिया जाए, हवा में हम ला नहीं सकते उसको, आग लग जाएगी, पानी में रखेंगे तो पानी में घुल जाएगा, इसलिए सोडियम और पोटेशियम को केरोसिन ऑयल में रखा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या आता है, वाई सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट इन केरोसिन ऑयल, तो आपका जवाब क्या होना चाहिए, बिकॉज इन एयर दे कैच फायर एंड इन वाटर दे डिजोल्व, ठीक है, दैट्स वाई दे आर केप्ट इन केरोसिन। इसलिए मैंने पहले नहीं बताया कि ऑक्सीजन में रख सकते हैं तो फिर पानी में रख दो, चलो पानी में वो डिजोल्व हो जाएंगे, इसलिए दोनों में ही उनका कॉम्बिनेशन सही नहीं रहेगा ना, पानी में फिर हमें सोडियम की जगह क्या मिलेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और एयर में हमें सोडियम ऑक्साइड बनेगा, आग लग जाएगी। तो इसलिए सोडियम और पोटेशियम को कहाँ स्टोर करते हैं, सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन क्लियर है ये, ठीक है। अब हम एक और रिएक्शन करते हैं कि मेटल्स रिएक्ट विथ नाम में है तो solutions of other metals, कि मेटल्स जो है अदर मेटल्स के सॉल्यूशन के साथ भी रिएक्ट करती हैं, लेकिन ये रिएक्शन कब होती है, व्हेन द मेटल विच इज एडेड इन द मेटल सॉल्यूशन इज स्ट्रोंगर देन द मेटल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ये वही रिएक्शन है जो हमने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फर्स्ट लेसन में पढ़ी थी ना, ये वही रिएक्शन है कि मेटल्स जो है दूसरे मेटल्स के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करती हैं, लेकिन इसमें कंडीशन क्या है, कब होगी रिएक्शन, जो मेटल आप रिएक्ट करवा रहे हो, जैसे ये मेटल का सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स, सॉल्यूशन ऑफ मेटल्स में जो दूसरी मेटल आप डाल रहे हो, दिस मेटल शुड बी मोर रिएक्टिव देन द metal present in the solution। इसके लिए आपके पास एक रिएक्टिविटी सीरीज होती है जिसमें डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको दिखाया हुआ है कि जो ऊपर की मेटल्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और नीचे की मेटल कम स्ट्रॉन्ग है। जैसे कॉपर है वो जिंक से भी कम स्ट्रॉन्ग है और आयरन से भी। तो अगर कॉपर सल्फेट में, जो हमने पहले करा था उस दिन, कि अगर कॉपर सल्फेट में आप आयरन डाल दो तो आयरन कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिप्लेस कर देगा और क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट, और कॉपर जो है बाहर रिलीज हो जाएगा। इसी तरह से कॉपर सल्फेट में अगर आप जिंक डालोगे तो भी हो जाएगा, जिंक सल्फेट बन जाएगा और कॉपर बाहर निकल जाएगा। लेकिन अगर आप आयरन सल्फेट में कॉपर डालोगे तो रिएक्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो आयरन तो कॉपर सल्फेट में से कॉपर को रिप्लेस कर सकता है, लेकिन कॉपर जो है आयरन सल्फेट में से आयरन को रिप्लेस नहीं कर सकता। क्लियर है? तो ये रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब जो मेटल आप डाल रहे हो वो जो सॉल्यूशन के अंदर मेटल है उससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, उससे ज़्यादा रिएक्टिव होनी चाहिए। क्लियर है? तो ये हम पहले भी कर चुके हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। फिर हमारे पास है रिएक्शन विथ रिएक्शन ऑफ मेटल विथ रिएक्शन ऑफ मेटल्स विथ एसिड्स। ये हमारा फोर्थ टाइप है कि मेटल्स जो है वो एसिड के साथ भी रिएक्ट करती हैं। क्या बनाती हैं? दे रिएक्ट विद एसिड एंड फॉर्म सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। मेटल्स रिएक्ट विद एसिड एंड फॉर्म साल्ट प्लस सॉरी साल्ट प्लस हाइड्रोजन। फॉर एग्जांपल कोई भी मेटल ले लो,
सोडियम ले लो, कोई भी एसिड ले लो, इट विल फॉर्म NaCl प्लस H2। क्लियर है? तो मेटल्स रिएक्ट विद एसिड्स एंड फॉर्म साल्ट प्लस हाइड्रोजन। ये इतना ही है बस। और नॉन मेटल्स दे डोंट रिएक्ट विद एसिड। क्लियर है? हैं? हाँ, कुछ मेटल्स वो एप्लीकेशन जो हमने बता दी ना, वो जनरली रहती है। सम मेटल्स दे डोंट रिएक्ट विद एसिड। वही है गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, दे डोंट रिएक्ट विद एसिड। अब जो मैं बात बतानी थी वो ये कि जो हाइड्रोजन गैस है वो यहाँ भी बनी है, हाइड्रोजन गैस यहाँ भी बनी है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था ना शायद कि हाइड्रोजन गैस कैसे बनी है, इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे। व्हाट इज द टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस? टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस, क्योंकि आपको तो सिर्फ धुआं दिखाई दे रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड भी हो सकती है, वो हाइड्रोजन भी हो सकती है, कोई और गैस भी हो सकती है। आपको कैसे पता चलेगा कि इन रिएक्शंस में हाइड्रोजन गैस ही निकल रही है? कि जब एसिड से रिएक्शन हो रही है, जो धुआं आ रहा है वो हाइड्रोजन गैस का है। जो मेटल ऑक्साइड वाली रिएक्शन थी उसमें जो धुआं आ रहा है वो हाइड्रोजन गैस का है। उसके लिए बड़ा ही सिंपल एक्सपेरिमेंट है। वो क्या है कि अगर आप ये जो गैस निकल रही है, आपने एक्सपेरिमेंट किया, आपने इस तरह से क्या किया कि मेटल लिया, उसमें क्या डाल दिया, एसिड्स डाल दिया, तो क्या होगा, गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस। इसको कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये गैस हाइड्रोजन है? अगर आप बर्निंग कैंडल या बर्निंग मैस्टिक, कुछ भी, आप मैस्टिक लेके आ जाओ यहाँ पर, या फिर कैंडल ले लो कोई बर्निंग। अगर बर्निंग कैंडल को या बर्निंग मैस्टिक को इस गैस के पास, इस धुएं के पास लेके जाओगे, तो क्या होगा कि वो जो बर्निंग कैंडल है, इट विल बर्न, इट विल रिमेन बर्निंग कंटिन्यूसली। ऐसा नहीं कि बुझ जाएगी, इट विल बर्न विद पॉप ऑफ साउंड। जो ये जल रही, आप लेके जाओगे इस तरह से, तो क्या होगा, ये जो कैंडल बर्न कर रही है, आप गैस के पास लेके गए, तो इसमें से कैसी आवाज आएगी, पॉप। तो देन इट विल बर्न विद पॉप ऑफ साउंड। So this is the identification of hydrogen gas. When burning candle is taken towards the hydrogen gas, then this candle will burn with pop of sound. Clear? Clear है? ठीक है। तो ये हो गया हमारा आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो केमिकल रिएक्शंस हमारी 4 ही थी बुक में। सबसे पहले कि मेटल किससे रिएक्ट करती हैं, ऑक्सीजन से कैसे रिएक्ट करती हैं, मेटल्स वाटर से कैसे रिएक्ट करती हैं, मेटल एसिड से कैसे रिएक्ट करती हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? मेटल्स जो है नॉन मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं, मेटल्स जो है नॉन मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करती हैं, हाउ मेटल्स रिएक्ट विद, रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स। रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद नॉन मेटल्स। क्लियर है? ये समझ में आ रहा है बात? अब क्या करना है, जो मेटल्स होती हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, मेटल्स को ना भी लें, जनरली जितने भी एलिमेंट्स हैं, हमने 9th क्लास में पढ़ा था। और इससे पहले जो वैलेंसी वाला मैंने बताया था, एक बार बोला था वीडियो देख लो वो वाली, तो उसमें हमने पढ़ा था कि ऑल द एलिमेंट्स हैव द टेंडेंसी टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। सभी एलिमेंट्स एटम से बनते हैं, सभी एटम्स का एक एटॉमिक नंबर होता है। एटॉमिक नंबर के हिसाब से हमें क्या पता चलता है, उसके अंदर कितने प्रोटॉन हैं और कितने इलेक्ट्रॉन हैं। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के, वो डिफरेंट शेल्स में अरेंज होते हैं, ये सब हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। और वो हमें रूल भी पता है कि पहले शेल में 2, फिर 8, फिर 18, फिर 32, ऐसे वाला पढ़ा हुआ है। अब हमने पढ़ा था कि सभी एलिमेंट्स की वैलेंसी होती है। वैलेंसी मतलब टेंडेंसी टू गेन और लूज द इलेक्ट्रॉन। एवरी एलिमेंट, एवरी एटम हैज द वैलेंसी, ठीक है। मेटल्स हैव द टेंडेंसी टू गिव द इलेक्ट्रॉन्स। सभी मेटल्स हों या नॉन मेटल्स हों, उनकी अपनी एक वैलेंसी होती है। वैलेंसी क्या होती है? टेंडेंसी टू गिव और
वैलेंसी इज द टेंडेंसी टू गिव और टेक द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जनरली ऑल द मेटल्स have the tendency to give. Metals have the tendency to give the electrons. To complete its object, and non-metals have the tendency to take the electron. ये क्वालिटी दोनों के अंदर है। हम पढ़ रहे हैं कि मेटल्स नॉन मेटल्स से कैसे रिएक्ट करते हैं। जनरली सारी मेटल्स की टेंडेंसी होती है कि वो अपने इलेक्ट्रॉन किसी को दे दें ताकि उनका जो शेल है बाहर वाला वो भरा रहे। ठीक है, और नॉन मेटल्स की टेंडेंसी क्या होती है कि वो किसी से इलेक्ट्रॉन ले अपने शेल को कंप्लीट करने के लिए। तो एक क्योंकि ऑपोजिट है दोनों, तो कैसे होता है, फॉर एग्जांपल जैसे हम ले लें, हम सोडियम मेटल लेते हैं। सोडियम क्लोराइड इज ए वेरी कॉमन कंपाउंड प्रेजेंट इन द नेचर। सोडियम क्या है, मेटल है, क्लोरीन क्या है, नॉन मेटल है। तो ये कंपाउंड नेचर में कैसे एग्जिस्ट करता है कि सोडियम का जो नंबर है, एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 2, फर्स्ट शेल में 2 आ जाएगी, दूसरे शेल में 8, तीसरे शेल में 2। क्लोरीन का नंबर होता है 17। इसको कैसे अरेंज करोगे, 2 को 8 है 7 में। अब सोडियम के बाहर वाले शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब इसको 7 तो कहीं से मिलेंगे नहीं, तो इसकी टेंडेंसी क्या होगी कि एक किसी को दे दे तो इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएगा। सेम ऐसे ही क्लोरीन के बाहर वाले शेल में 7 है, तो इसको कहीं से एक मिल जाए तो ये अपना ऑक्टेट जो है कंप्लीट कर लेगा। अब सोडियम क्या करता है, अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करके क्या बना देगा, सोडियम आयन बना देगा। अगर सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है, जब कोई भी मेटल या कोई भी एलिमेंट अपना कोई इलेक्ट्रॉन दे देता है तो उसके हेड पर एक साइन आ जाता है प्लस। अगर एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो प्लस, 2 दिए तो +2, 3 दिए तो +3। इस तरह से एक सिंबल सा बन जाता है प्लस का। ठीक है, तो उसको बोलते हैं कैटायन। तो सोडियम आयन में चेंज हो जाएगा। अब ये आयन की फॉर्म है, आयनिक फॉर्म है। इसी तरह से क्लोरीन जब इस इलेक्ट्रॉन को लेगा तो क्लोरीन के ऊपर क्या सिंबल लग जाएगा, माइनस में इसने लिया है। एक माइनस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन लिया, 2 माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो इसको एक की जरूरत थी तो इसमें एक ही। अब क्या है, इसको हम ऐसे भी दिखा सकते हैं। अब ये दोनों के ऊपर नेगेटिव ऑपोजिट चार्ज है, ऑपोजिट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए सोडियम आयन और क्लोराइड आयन आपस में कंबाइन करके क्या बना लेते हैं, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसको हम एक डॉट स्ट्रक्चर से भी दिखा सकते हैं। कैसे, इधर देखो सोडियम है, इसको कैसे दिखाते हैं, हम सिर्फ आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को लेते हैं। इस तरह के कॉम्बिनेशन में हम क्या करते हैं, आयनिक कंपाउंड फॉर्मेशन को दिखाने के लिए एक तरीका तो हमारा ये है कि गिव और टेक का तरीका। दूसरा तरीका यह है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर से आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को दिखाएं और उसका ट्रांसफर दिखाएं तो भी हम कंपाउंड्स बना सकते हैं। जैसे सोडियम के पास आउटर मोस्ट में कितने हैं, एक ही है, तो हम या तो इसको ऐसे क्रॉस से दिखा सकते हैं या हम डॉट से। अब क्योंकि 2 एलिमेंट्स ले रहे हैं तो एक के ऊपर क्रॉस दिखा देंगे, एक को डॉट से दिखा देंगे ताकि हमें डिफरेंशिएशन रहे। और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने हैं, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है, अब ये जो सोडियम है क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। देने के बाद सोडियम क्या बन जाएगा, क्लोरीन क्या बन जाएगा। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में मिलकर क्या बना देंगे, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, इसी तरह से हम एक और ले लेते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड को भी करके देखते हैं। मैग्नीशियम का नंबर है 12, तो इसका हो जाएगा 2, 8 और 2। क्लोरीन का तो वही 17 ही है, 2, 8 और 7। इस तरह से बनाना सिखा देंगे। मैग्नीशियम के बाद दिखा दो 2, अब क्लोरीन के बाद कितने, 3, 4, 5, 6, 7। अब देने वाले के बाद 2 है, इसके पास तो एक ही लेना है इसको, तो आप कैसे, ये कैसे सेटिस्फाइड होगा, ये एक को नहीं 2 क्लोरीन को देगा, एक क्लोरीन और लेना पड़ेगा। 2, 3, 4, 5,
अब क्या हो जाएगा, इसमें दोनों दे दिए, दो हो गए, और क्योंकि दो क्लोरीन को दिया एक एक, तो क्या फार्मूला बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड Cl2, दो क्लोरीन एक मैग्नीशियम। क्लियर है? तो ये जो कंपाउंड्स मेटल्स एंड नॉन मेटल्स व्हेन दे कंबाइन, द टाइप ऑफ कंपाउंड्स formed by them are called ionic compounds। इन कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? बेटा प्लीज 2 मिनट की बात हो रहा है, बाहर वाले बच्चों को देख के भागने की कोशिश मत करो, ध्यान से सुनो। देखो सोडियम और क्लोरीन कैसे ट्रांसफर से बने देख लिया आपने, मैग्नीशियम क्लोराइड भी देख लिया, ठीक है। अब क्या है कि सच टाइप ऑफ कंपाउंड्स which are formed by the combination of metals and non-metals, they are called ionic compounds। उनको क्या बोलते हैं? अब ये जो जितने भी तरह के आयनिक कंपाउंड्स हैं जो मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बने हैं, उन आयनिक कंपाउंड्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, वो भी आपको पता होनी चाहिए, बड़ी आसान चीज़ है, वो भी पता होनी चाहिए। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, जितने भी आयनिक कंपाउंड्स होते हैं जो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं, मेटल और नॉन मेटल के कॉम्बिनेशन से बनते हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? सबसे पहले उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स है आयनिक कंपाउंड्स आर जनरली सॉलिड इन नेचर। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? वो सॉलिड नेचर है। दूसरी क्वालिटी होती है कि दे आर सोल्यूबल इन वाटर। क्या क्वालिटी होती है? और तीसरी क्वालिटी क्या होती है? दे आर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट इन मोल्टन स्टेट। मोल्टन स्टेट का मतलब कि जब उनको डिसॉल्व करते हैं पानी में तब कंडक्ट करते हैं। तो मैंने बताया ना सेकंड क्वालिटी सोल्यूबल इन वाटर। तो जब उनको देखो NaCl नमक है, साल्ट है ना, ये नमक में तो कोई इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर नहीं होगी, नमक को पानी में घोलोगे तब इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होगी। तो दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन डिसॉल्व्ड फॉर्म, और उसको कह सकते हैं इन मोल्टन स्टेट। तो जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं वो डिसॉल्व्ड फॉर्म में क्या करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। 3 क्वालिटीज पता चल गई। सबसे पहले आयनिक कंपाउंड सॉलिड नेचर के होते हैं, नंबर 2 सॉल्युबल होते हैं वाटर में, नंबर 3 ये कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मोल्टन स्टेट, और एक और क्वालिटी है कि दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। दे हैव हाई मेल्टिंग एंड मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग। व्हाई? अब क्वेश्चन आ जाता है व्हाई दे हैव हाई? बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। उनके बीच में एक अट्रैक्शन है, पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आपस में अट्रैक्ट होकर जुड़े हुए हैं ना, तो उस अट्रैक्शन को तोड़ने के लिए तो आपको हीट देनी पड़ेगी उसको तोड़ने के लिए, ठीक है। दैट्स व्हाई दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। क्वेश्चन आता है व्हाई आयनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो आप क्या बोलोगे? बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल्स दे हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। टू ब्रेक दिस अट्रैक्शन दे नीड हाई हीट, ठीक है, ताकि वो मेल्ट हो जाए, मेल्ट होने के बाद फिर उसको बॉयल कर दो। क्लियर है? तो आयनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो एलिमेंट्स